am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the scalar and vector. Which quantities are vector and which quantities are scalar. Also we have already been discussed that time is and time and current are tensor quantities. Both have magnitude and directions, but they do not obey laws of vector additions. Okay. So today we are going to discuss about the types of vector. Types of वेक्टर. देखो क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है. टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पहले दिखेंगे एक जीरो वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर को. जीरो वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर को क्या दिखेंगे हम, इसको जीरो वेक्टर या फिर इसको हम बोलते हैं नॉल वेक्टर. जीरो वेक्टर या फिर इसको हम बोलते हैं नॉल वेक्टर. देखो ये जीरो वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर क्या होता है. हम क्या बोल रहे हैं कि मान के चलो कि यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है. मान के चलो इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg. ओके. अब मुझे यहां से मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट में मैं 5 न्यूटन का फोर्स भी अप्लाई कर, एग्जैक्टली ऑपोजिट में मैं और एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा, भाई 0 न्यूटन आएगा. नेट फोर्स क्या आएगा, 0 न्यूटन आएगा. आया समझ में कि नहीं. नेट फोर्स क्या आएगा, 0 न्यूटन. तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो 0 न्यूटन तो आ गया, मगर इसका डायरेक्शन क्या है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर इसका वैल्यू 0 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन आता है तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ डायरेक्शन होगा. तो इसका डायरेक्शन क्या है. इसी तरह कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड्स मेरा 0 आता है, तो उसका जो डायरेक्शन होता है उसको हम लिखते हैं रैंडम या फिर आर्बिट्ररी डायरेक्शन. आया समझ में कि नहीं क्या मैं बोल रहा हूं. रैंडम डायरेक्शंस बोलते हैं या फिर उसको आर्बिट्ररी डायरेक्शंस बोलते हैं. आया. तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर ले लो, अगर उसका मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ले लो, अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा तो हाँ, और तो उसका डायरेक्शन हम लेंगे रैंडम या आर्बिट्ररी डायरेक्शन. कभी ये मत लिखना कि नॉल वेक्टर या जीरो वेक्टर हैज नो डायरेक्शन, कभी मत लिखना, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शंस होता है. और वो डायरेक्शंस का क्या है ना भाई, आर्बिट्ररी और रैंडम डायरेक्शन से. है समझ में. तो हम ये बोल सकते हैं कि जीरो वेक्टर मतलब द वेक्टर इज सेड टू बी ए जीरो वेक्टर और नॉल वेक्टर इफ इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्ररी डायरेक्शंस. वाह, ये था उसका डेफिनेशन. वाह, इसका एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, वही वाला एग्जांपल. 0 न्यूटन लिख सकते हैं, 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है. ये बहुत सारे उसका क्या हो सकता है, एग्जांपल्स हो सकता है. वाह, चलो लिख लो ये वाला. नेक्स्ट डिस्कशंस करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में. वाह, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे. देखो वहां पे जैसे जीरो वेक्टर था, जैसे वहां पे मेरा जीरो वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, 0 न्यूटन आया था मैग्नीट्यूड. तो यूनिट का मतलब है 1. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट एंड डायरेक्शंस कोई भी एक डायरेक्शन बन जाएगा. मैग्नीट्यूड क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट एंड डायरेक्शंस कोई भी एक डायरेक्शन बनेगा, चाहे वो नॉर्थ हो या वेस्ट हो, ईस्ट हो, कुछ भी डायरेक्शंस यहाँ पे हम बता सकते हैं. वहाँ अच्छा, यहाँ पे कैसे करते हैं ना, मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट आ गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं. सुनो, एक ग्राफ पेपर में मान के चलो ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से इसका लेंथ है ए का 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर. तब ये O से A जब जाएगा तो यहाँ से ये आएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 1 सेंटीमीटर, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे 1 सेंटीमीटर. तो अगर O से A का मेरा जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस में लिख रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस में लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस.
क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जो 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसी को कुछ में हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या किया, इतना बड़ा मत लिखने के, कोई भी एक 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस। तो मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। सोचो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, और उसका अलोंग एक्स एक्सिस है। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस और मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है वही कि हम इसको एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे। वाह। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 आई कैप, मतलब आई में कैप देंगे, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आया समझ में कि नहीं, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आज से जब तक हम पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे आई कैप के बारे में, तो समझ लेना कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। हुआ, आई के ऊपर एक कैप है, हैट हम इसको बोलते हैं, हैट का सिंबल होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली तुम बोलोगे सर वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, तो हाँ जे कैप यूनिट वेक्टर along y axis, k cap is the unit vector along z axis. I cap is the unit vector along x axis, j cap is the unit vector along y axis, k cap is the unit vector along z axis. ऐसा समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, हो गया ये वाला बात। अच्छा, और एक चीज है, हम यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने यहां दिखा कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन के अलोंग, एक्स एक्सिस का, ऐसा ये एक्स एक्सिस मेरा है, हुआ ये मेरा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे ही यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कहां पे होता है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे हैं, उसी वेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से हमारा यूनिट वेक्टर आता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं भाई, ये अगर ए वेक्टर हुआ, कैसे मिलता है ये, अगर ये, अच्छा ये ओ ए का वेक्टर था, ये कैसे मिला ना, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अरे हाँ यहाँ देखो इधर, ओ ए वेक्टर क्या था 5 सेंटीमीटर अलग एक्सिस, ये टोटल क्वांटिटी मेरा क्या था, वेक्टर था। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, और ये 1 सेंटीमीटर अलग एक्सिस क्या है, यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, ना यही ओ ए वेक्टर का, आया समझ में। तो ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन हुआ ये। तो कैसे लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए का क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए का क्या। तो ये एक फॉर्मूला होता है, या फिर हम लिख सकते हैं ए का कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत है, ए कैप इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होया। चलो अच्छा, इसका एग्जांपल भी वही होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा सब, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन, इस तरह कुछ डायरेक्शन एग्जांपल्स होंगे। वहां मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दो फॉर्मूला, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। एंड हम यहाँ पे और एक चीज भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज along the direction of that vector। आया समझ में, अरे हाँ या ना, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज along the direction of that vector।
वाह ओके, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर आई क्या, जे क्या, के क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कोप्लानर वेक्टर। वहां कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, देखो कोप्लानर वेक्टर का मतलब है कि एक प्लेन होगा। क्या होगा, एक प्लेन होगा। मान के चलो कि ये व्हाइट बोर्ड मेरा एक प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा एक प्लेन है, इसके ऊपर जितना भी वेक्टर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वट एवर में बी देयर स्टार्टिंग पॉइंट एंड वट एवर में बी देयर एंडिंग पॉइंट्स। ये होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये होता है एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, चाहे कुछ भी ले लो यहाँ पे, ये सारे वेक्टर्स जो होंगे, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, ये सी वेक्टर मान लो, ये डी वेक्टर मान लो, ये सारे जो वेक्टर्स होते हैं, ये सारे जो वेक्टर्स होंगे, ये सारे एक ही प्लेन पे हैं। आया समझ में कि नहीं। और ये सारे वेक्टर को हम बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर। प्लेन अलग अलग हुआ, प्लेन अलग अलग हुआ तो हम उसको कोप्लानर वेक्टर नहीं बोल सकते। मान के चलिए ये मेरा हैंड एक प्लेन है, मेरा पाम एक प्लेन है, और यहाँ पे एक प्लेन है व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ पे मेरा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, और यहाँ पे मेरा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर है। तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर एक ही प्लेन पे है, तो उनका हम कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे, और इन चारों को कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई पी वेक्टर ए वेक्टर के साथ कोप्लानर है। आया समझ में। अरे हाँ या ना। एक्स वाई एक्सिस में एक जो वेक्टर है, सुनो जरा, एक्स वाई एक्सिस में जो वेक्टर है मतलब ऐसे होगा, मान के चल कि ये x है, ये y है और ये z है। एक्स वाई में जो है वो कोप्लानर होगा इसी के साथ। यहाँ पे b वेक्टर है, यहाँ पे c वेक्टर, तो b c कोप्लानर। xz दूसरा प्लेन है, xz दूसरा प्लेन है, तो यहाँ पे अगर p वेक्टर और q वेक्टर आया तो ये दोनों कोप्लानर होंगे, ये दोनों कोप्लानर होंगे, ये इसके साथ कोप्लानर नहीं हो सकता। आया समझ में। अरे हाँ या ना। अगर हम x y z तीनों एक्सिस को कंसीडर करेंगे, तीनों एक्सिस को कंसीडर करेंगे तो वहां पे सारे वेक्टर मेरा कोप्लानर होंगे। वाह, क्योंकि वहां पे एक ही प्लेन का बात हम कंसीडर करते हैं। वाह, तो ये हो गया कोप्लानर वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। क्या आता है, को इनिशियल वेक्टर। तो ये को इनिशियल वेक्टर क्या है ना, को इनिशियल वेक्टर का मतलब है the vectors are said to be co-initial vectors if they all start from a single point। एक ही पॉइंट से सब स्टार्ट होते हुए होंगे, एक ही पॉइंट से सब स्टार्ट होते हुए हैं। ये मान लो एक पॉइंट है, यहां से ये गया, ये पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मैं मान लू ए वेक्टर है, ये मैं मान लू पी वेक्टर है, ये मैं मान लू आर वेक्टर है, ये मैं मान लू सी वेक्टर है, ये मैं मान लूं कि बी वेक्टर है। ये सारे जितने जितने तुम वेक्टर दिख रहे हो, ए वेक्टर, पी वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, सी वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, ओ पॉइंट से। सारे वेक्टर कहां से स्टार्ट हुए हैं, ओ पॉइंट से। तो ये सारे वेक्टर को हम बोल सकते हैं, सारे वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि भाई ये को इनिशियल वेक्टर हैं। आया समझ में, क्योंकि ऑल द वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। तो को इनिशियल वेक्टर जो हैं उसको हम कोप्लानर वेक्टर भी बोल सकते हैं। और को इनिशियल वेक्टर्स आर कोप्लानर वेक्टर्स, क्योंकि एक ही प्लेन पे ये आएंगे। बट ऑल कोप्लानर वेक्टर्स आर नॉट को इनिशियल वेक्टर्स। वाह, मतलब यहाँ पे कोई दूसरे प्लेन में कुछ होगा तो वो को इनिशियल्स कभी नहीं बन सकते। ये सारे चीज एक ही प्लेन पे आ सकते हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑल को इनिशियल वेक्टर्स आर कोप्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा कोटर्मिनल वेक्टर। कोटर्मिनल वेक्टर, ये कोटर्मिनल वेक्टर क्या है, कोटर्मिनल वेक्टर का मतलब है ऑल द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल वेक्टर इफ दे ऑल एंड एट ए सिंगल पॉइंट। दे ऑल एंड एट ए सिंगल पॉइंट। एक ही सिंगल पॉइंट पे अगर ये खत्म होते होंगे, एंड होते हैं, टर्मिनेट होते होंगे। देखो इधर यहाँ से एक वेक्टर आता है, यहाँ पे एंड होता है, यहाँ से एक वेक्टर आता है, यहाँ पे एंड होता है, यहाँ से एक वेक्टर आता है, यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे ऐसे एंड होता है, यहाँ पे ऐसे एंड होता है। तो सारे वेक्टर का एंड पॉइंट ये पॉइंट है। ये मान चलो ए वेक्टर, ये मान के चलो बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये के वेक्टर। ये सारे पॉइंट एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं। ये जो पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ओ पॉइंट, ये पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ओ पॉइंट। तो सारे वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, के वेक्टर, डी वेक्टर, सारे वेक्टर्स पॉइंट ओ पे खत्म होते हैं। तो इसलिए सारे वेक्टर को हम बोल सकते हैं को टर्मिनल वेक्टर। है समझ में कि नहीं।
अरे हाँ या ना, द वेक्टर्स are said to be co-terminal vector if all the vectors should terminate or end at a single point. What? Okay. स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? The vectors are said to be collinear vector. The vectors are said to be collinear vector if they all lie on the same line. They all lie on the same line. इसका मतलब क्या होता है? हमारे जो वेक्टर्स होते हैं, क्या ये वेक्टर सारे इस तरह लाई कर सकते हैं? ये एक लाइन होता है, मान के चलो कि ये किसी ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर यहां से कुछ वेक्टर ऐसे स्टार्ट होता है डी वेक्टर, यहां से कुछ वेक्टर ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ इस तरफ आ गया, यहां से भी डी वेक्टर। क्या ये सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं? सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं? अगर सारे वेक्टर एक ही पॉइंट, मतलब एक ही लाइन, एक पॉइंट नहीं, एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे, मतलब एक लाइन पे आ रहे हैं, तो एक ही लीनियर एक्सिस है, एक ही लीनियर एक्सिस उनका है, चाहे वो इस तरह हो या फिर इस तरह हो। यहाँ कुछ भी पॉइंट मैं दे सकता हूँ, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, कुछ भी पॉइंट यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, कुछ भी वेक्टर है यह हमारा हो सकता है। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? तो अगर बहुत सारे वेक्टर या फिर कोई भी दो वेक्टर्स मेरे एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, एक ही लाइन पे आ रहे होंगे, तो उनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। तो वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम एक्सिस और सेम लाइन। अच्छा, यहाँ पे आता है जब एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, यहाँ का दो पार्ट हमारा आता है, एक पार्ट, दो पार्ट आता है। दो पार्ट क्या क्या आता है देखो इधर, ये हो सकता है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द वेक्टर्स व्हिच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन मे बी देयर आर सम वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शंस, और उनके बीच में कोई दो वेक्टर में सेम डायरेक्शंस भी हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन मतलब मान के चलो कि ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शंस पे, सेम डायरेक्शंस का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शंस पे होंगे, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। सुनो जरा अच्छी तरह से, दोनों सेम डायरेक्शंस पे होने चाहिए, चाहे वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, आया समझ में कि नहीं? एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो या फिर ऐसे हो, दोनों सेम डायरेक्शंस पे होना चाहिए। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल मेरा होगा, एंगल तो उनके लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और उनको वेक्टर को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। उस दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे क्या? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या है? द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर if they lie on same direction, they are on same direction, मतलब दोनों सेम डायरेक्शंस पे होंगे, एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री। आया समझ में? अरे हाँ या ना? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर if they are in same directions and the angle between them is 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल्स क्या आएगा? 0 डिग्री ही आएगा। वाह, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो P और Q वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शंस पे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे C वेक्टर और ऐसे D वेक्टर को पैरेलल नहीं बोलेंगे। हाँ, ये दोनों भी पैरेलल होगा। मत सोचो कि ये दोनों लेफ्ट साइड की तरफ है तो ओरिजिन से लेफ्ट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि भाई ये एंगल उनके बीच में 180 डिग्री बनेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेम डायरेक्शंस, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो या चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में हो। कुछ भी वेक्टर को, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम आएगा तो हम इसको पैरेलल बोलेंगे। तो यहाँ पे C वेक्टर D वेक्टर के साथ भी पैरेलल होगा, यहाँ पे P वेक्टर और Q वेक्टर भी पैरेलल होंगे, या फिर इस तरह हम लिख सकते हैं R वेक्टर, यहाँ पे T वेक्टर, ये दोनों भी सब पैरेलल होंगे। ये सारे एग्जाम्पल से पैरेलल की, यहाँ पे तुम ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे A, यहाँ पे A, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। दोनों का बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, बस पैरेलल होना चाहिए।
वाह, तो पैरेलल वेक्टर हम किसको बोलेंगे भाई, जब मेरा थीटा 0 डिग्री, दैट मींस दे आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस पे आ गए तो क्या होगा भाई, देखिए इधर ए वेक्टर और सी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शंस पे है, बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ ऑपोजिट में है, बी वेक्टर डी के साथ ऑपोजिट में है, ए भी डी के साथ ऑपोजिट में है, यहाँ से पी आर के साथ ऑपोजिट, क्यू आर के साथ ऑपोजिट, तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं मगर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शंस पे है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको ना, एंटी पैरेलल वेक्टर। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं, एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता था, एंटी पैरेलल वेक्टर में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आया समझ में। अब अगर ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, अब ये अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है, सुनो जरा, अगर ये एंटी पैरेलल वेक्टर है तो डेफिनेशन क्या बनेगा ना, वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर इफ the angle between them is 180 degree, that is they are in opposite directions, तो इससे क्या कैसे बनेगा ना भाई, देखिए जब ये यहाँ पे ए वेक्टर बन रहा है, यहाँ पे सी वेक्टर बन रहा है, एक ही लाइन पे अगर रहेंगे, ये ए वेक्टर आ रहा है तो ये उसको सी वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे पी वेक्टर बन रहा है, यहाँ पे आर वेक्टर बन रहा है। ये सारे एग्जाम्पल से एंटी पैरेलल वेक्टर का, ऐसे में चाहे वो एक ही लाइन पे लाया करे या डिफरेंट लाइन पे लाया करे, मगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए और उनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये होगा एंटी पैरेलल वेक्टर। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज नोट कर लो। वाह, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हमारा आता है यहाँ पे, और एक पॉसिबिलिटी भी आ सकता है, मेरा मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। क्या हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड मेरा सेम हो सकता है, मतलब कहां पे, पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड मेरा सेम हो सकता है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम आया तो ये वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ये वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। आया समझ में कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको हम, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। The vectors are said to be equal vector if they have same magnitude and same direction. Angle theta equal to 0 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम हुआ तो हम इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। आया समझ में, अरे हाँ या ना। एक नेक्स्ट आता है, जब मैग्नीट्यूड मेरा डिफरेंट और डायरेक्शन डिफरेंट, मतलब सॉरी गलत बोल दिया, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। क्या होगा यहाँ पे ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मगर जो डायरेक्शन पार्ट है वो ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन पार्ट जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ये हुआ तो इसको वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ये वेक्टर को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं ना, नेगेटिव वेक्टर। ऐसा समझ में, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव वेक्टर। Two vectors are said to be negative vector if they have same magnitude but opposite directions. One, they have same magnitude but opposite directions. तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। वाह, देखो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका डेफिनेशन सारा लिख लो, ये थोड़ा मैं बिताने जा रहा हूँ इस साइड को। देखो क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट मैंने बोला। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब क्या है भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मान के चलो कोई एक ग्राफ पेपर में तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 मीटर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इधर ये रिप्रेजेंट हुआ 2 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम क्या लेंगे, 2i कैप लेंगे। हुआ, अब हम लिखते हैं कि -2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, -2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो -2 मतलब क्या, 0 -1, यहाँ पे तुम -2 लिखते हो। ऐसा कुछ नहीं है, डिजिट माइनस का मतलब क्या है, तुम पहले इधर चल रहे थे, वाह, अब तुम यही से इसी रेफरेंस पॉइंट से इधर चले हो, इसी रेफरेंस पॉइंट से इधर चले हो, वाह, इसी रेफरेंस पॉइंट से ऑपोजिट में चले हो। तुमने
ओरिजिन से राइट को रेफरेंस पॉइंट माना है, तो ओरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो तुम्हारा मोशन नेगेटिव में आ जाएगा। वाह, ओरिजिन से राइट जाओगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव। ये हमने स्टैंडर्ड मान ही लिया है। तो हमने ओरिजिन से लेफ्ट आया तो मैंने डायरेक्शंस को ऑपोजिट बना दिया, डायरेक्शंस को ऑपोजिट बना दिया। तो डायरेक्शंस को मैंने ऑपोजिट बना दिया, तो इसीलिए मैं इसको -2 लिख रहा हूं। एक्चुअली में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैंने आई कैप लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस को मेरा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप इसीलिए आता है, माइनस आई कैप इसीलिए आता है क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट से जो मैंने राइट को जाया पॉजिटिव, तो उसका ऑपोजिट में आना चाहिए मुझे नेगेटिव। -2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि 2 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 2 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड भाई 2 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। डायरेक्शन नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव आई कैप का मतलब क्या है, मैंने ओरिजिन से लेफ्ट को आया है, ऑपोजिट डायरेक्शन, पहला मोशन से मैंने ऑपोजिट को आया है। तो ये मैं लिख सकता हूं -2 आई कैप हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड भी वही है भाई, 2 आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 2 है, -2 आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 2 है। वाह, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसको मैं पी वेक्टर लिख लेता हूं, इसको मैं क्यू वेक्टर लिख लेता हूं। तो ये मेरा पी वेक्टर मान लो, ये मेरा क्यू वेक्टर मान लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसी को हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, इसी को हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। आया समझ में? इक्वल हुआ तो यहाँ पे और एक वेक्टर मैं ले लूं, उसका जो मैग्नीट्यूड मान लो यहाँ पे और एक आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर भी मेरा 2y क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी 2 होगा। तो p वेक्टर आर वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, p वेक्टर एंड q वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। हमने देखा कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो उसको पैरेलल बोलते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो उसको हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के साथ मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो हम उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। ये ऐसा भी हमारा हो सकता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, दोनों वेक्टर का बीच का एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, ये परपेंडिकुलर हुआ तो वो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं ना, हम वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। आया समझ में कि नहीं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। Two vectors are said to be orthogonal vectors if they are perpendicular to each other. That means the angle between them is 90 degree. That means the angle between two vector is 90 degree. हुआ? तो इन दोनों का बीच का एंगल, सॉरी डायग्राम कैसे होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। है समझ में? ओके, अब क्या आता है, अब क्या आता है कि ये जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बना है, चाहूं तो मैं चाहूं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी कर सकता हूँ। तीनों के बीच का एंगल भी मेरा 90 डिग्री है, तीनों का बीच का एंगल भी मेरा 90 डिग्री है। हुआ? तो एक्स एक्सिस में जो वेक्टर आएगा दैट इज ऑर्थोगोनल विद द वेक्टर व्हिच इज अलोंग वाई एक्सिस एंड इट इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल विद द वेक्टर व्हिच इज अलोंग जेड एक्सिस। तो तीनों वेक्टर में जो जो वेक्टर, तीनों एक्सिस में जो जो वेक्टर आएगा उन सबको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे। हुआ? और इसके बाद यहाँ पे मैं एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ आई क्या, इसमें वाई एक्सिस में जे क्या, जेड में के क्या। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि क्या मैं लिख सकता हूं कि आई क्या, जे क्या एंड के क्या, तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ये तीनों भी यूनिट वेक्टर्स हैं, ये तीनों भी यूनिट वेक्टर्स हैं। आया समझ में कि नहीं? ये तीनों भी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो यूनिट वेक्टर्स। आया समझ में? ओके, चलो स्क्रीन को पॉज करिए, सारे डायग्राम्स और डेफिनेशंस लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट डिस्कशंस करेंगे पोजीशंस वेक्टर के बारे में। क्या डिस्कशंस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशंस वेक्टर के बारे में। ये पोजीशंस वेक्टर क्या होता है, ये पोजीशंस वेक्टर क्या होता है ना, किसी भी एक पॉइंट का ये पोजीशन या लोकेशन या कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशंस और द लोकेशंस ऑफ ए पॉइंट और ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। कैसे होता है देखो, मैं तुमको दिखाता हूं। मान के चलो कि ये मेरा एक ग्राफ पेपर है, मैंने तुमको बोला कि भाई 3 और 4 को रिप्रेजेंट करो, 3 और 4 को रिप्रेजेंट करो। तुमने क्या किया, एक पॉइंट 3 और 4 मैंने दिया, इसको तुमने रिप्रेजेंट करना। तुमने क्या किया, एक्स एक्सिस में 3 चल गए, वाई एक्सिस में 4 चल गए, पॉइंट यहाँ पे पाया और इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। आगे हाँ कि नहीं, ये पॉइंट पी है और इसका कोऑर्डिनेट 3 और 4 है। आया समझ में? क्या मैं इसको ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया हूं, क्या मैं इसको एक वेक्टर लिख सकता हूं, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है। अरे मैग्नीट्यूड तो होगा ना, 3 में 3 और 4 कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, और ये कुछ एंगल्स में भी यहाँ पे है, ये कुछ एंगल्स में भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स भी आएगा, यहाँ पे कुछ एंगल्स भी आ सकता है। आया समझ में कि नहीं? ओके, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एंगल मतलब कोई डायरेक्शन। लास्ट क्लास मैंने बताया था एंगल मतलब क्या होगा, कोई डायरेक्शन होगा। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शंस भी है, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। किसको हम बोलेंगे भाई, ओपी वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। आया समझ में? ओके, अब देखो इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। किसी भी वेक्टर, अब इसको वेक्टर वेरिएशन, ये जो लिखे हैं हम इसको पॉइंट फॉर्म में, ओपी का 3 और 4 कोऑर्डिनेट है, इसको हम पॉइंट के फॉर्म पे लिखेंगे और इसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट पे कैसे लिखेंगे, मतलब वेक्टर के हिसाब से कैसे लिखेंगे। अच्छा, मान के चलो ओपी वेक्टर का मतलब क्या है ना, इसके एक्स एक्सिस का वैल्यू 3 है, एक्स एक्सिस में इसका इफेक्ट कितना है, 3 है। तो क्या मैं 3 आई कैप लिख सकता हूं, 3 एक्स एक्सिस में है तो 3 आई कैप में लिख सकता हूं। 4 वाई एक्सिस में है तो मैं क्या इसको 4 जे कैप लिख सकता हूं। एक्स एक्सिस में 3 है तो इसको मैं 3 आई कैप लिख सकता हूं। वाई एक्सिस में 4 है तो इसको मैं 4 जे कैप लिख सकता हूं। तो अब इन दोनों को वेक्टोरिकली मैं कैसे लिखूंगा ना, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कोई भी एक कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, कोई भी लोकेशंस दिया गया होगा, उसको वेक्टोरिकली लिखो, सारी चीज को ऐड कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 प्लस 4 तुम 7 कर लो, नहीं, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट को वाई एक्सिस का कंपोनेंट के साथ तुम वेक्टोरिकली ऐड नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऐसे रहेगा। क्यों नहीं कर सकते, हम ये वेक्टर के एडिशंस में नेक्स्ट में लिखेंगे, वह नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। वाह, फिलहाल आज के लिए जानो कि कोई भी डिफरेंट एक्सिस का मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस था और ये मेरा वाई एक्सिस था। ये दोनों जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को तुम वेक्टोरिकली ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ इस तरह लिख सकते हो। वेक्टोरिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाह, इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में 3 है, इसका इफेक्ट वाई एक्सिस में 4 है, इसका एक्स का कंपोनेंट 3, इसका वाई का कंपोनेंट 4, तो हम दोनों को इस तरह लिख सकते हैं। वाह, अगर मैंने एक पॉइंट दिया भाई इस तरह रिप्रेजेंट करो, -1 2 -3, इसी को ये मेरा पॉइंट पी है, इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करो। अगर दिया गया तो क्या करोगे ना, ओपी वेक्टर इक्वल टू -1 किसके एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो क्या लिखोगे ना, माइनस आई कैप। 2 किसके एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो 2 जे कैप। ये किसके एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो -3 के कैप। ऐसा समझ में, ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत है। ओपी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत है। ओके, तो पोजीशंस वेक्टर में किसी को कुछ डाउट नहीं है, कुछ भी पॉइंट दो उसको तुम एक्सिस के हिसाब से वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो और सबको एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन देना है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, देखो इधर यहाँ पे मैं चाहूं तो प्लस ऑफ -3 के लिख सकता हूँ। वाह, तो यहाँ पे फिर से मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, आई क्या माइनस आई क्या प्लस 2 जे क्या -3 के क्या, इस तरह लिखना पड़ेगा। वाह, ओके, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अगर पोजीशन वेक्टर तुमको अच्छी तरह से समझ में आ गया है
तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ में आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर से बनाया गया है, वह पोजीशन वेक्टर से बनाया गया है। कोई बंदा आया पूछा कि सर अगर मेरा मतलब जनरल फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? पोजीशन वेक्टर का जनरल फॉर्मूला क्यों मैंने यहां पे बताया, सुनो, ये काम आएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे होगा x y z और ये a का कोऑर्डिनेट है। मान के चलो तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा ना, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आया समझ में? x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये बन जाएगा मेरा जनरल फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या है? कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था जो पहले पॉइंट P पे था, जहां पे इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 था। इसका कोऑर्डिनेट इस तरह था x1, y1, z1 हुआ। अब ये कुछ टाइम के बाद हमने देखा ये कुछ डिस्टेंस शिफ्ट किया है। शिफ्ट किया है मतलब पॉइंट Q को आ गया है। कहां पे आ गया है? पॉइंट Q को, जहां पे इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है और इसको मैंने ज्वाइन किया। ये ओरिजिन के हिसाब से चेंज हुआ है, ये ओरिजिन के हिसाब से चेंज हुआ है। आया समझ? ध्यान से देखो, इधर पहले ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट P पे था, जहां पे इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 था। दूसरे में कुछ टाइम के बाद इसने शिफ्ट किया है पोजीशन, यहां से ऐसे मूव किया है और ये वो पॉइंट से ओरिजिन से कौन से कोऑर्डिनेट में है ना, x2, y2, z2। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है जो पॉइंट, ये जो शिफ्ट हुआ है जो पॉइंट, क्या मेरा ये पॉइंट इस तरह शिफ्ट हुआ है इस डायरेक्शन पे? सोच जरा, ये इस डायरेक्शन से शिफ्ट हुआ है। शिफ्टिंग पॉइंट कौन सा है? PQ वेक्टर में, P से Q वेक्टर तक शिफ्ट हुआ है, P से Q तक शिफ्ट हुआ इसी डायरेक्शन पे हुआ। ओके, यही PQ वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इफ द ऑब्जेक्ट shifts from one point to another point with respect to origin, then that vector is known as what? Displacement vector. This vector is known as the vector which represents the shift of an object from one point to another point with respect to origin is known as displacement vector. Which represent the shift or displacement, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ये शिफ्ट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। जो वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करेगा, किसके हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा? किसके हिसाब से ये शिफ्ट होगा भाई? ओरिजिन के हिसाब से। ओरिजिन के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो शिफ्ट होगा एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, मतलब एक पोजीशन से अनदर पोजीशन को, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये मान के चलो एक्स एक्सिस है और ये मान के चलो कि वाई एक्सिस है। कोई जेड एक्सिस मेरा इस तरह का है, ये जेड एक्सिस हुआ। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा पॉइंट O है, ये मेरा मान के चलो कि जेड एक्सिस हुआ। आया समझ में कि नहीं? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हुआ। ओके, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस में हुआ तो O से P वेक्टर, O से पहला वाला P वेक्टर, पहले पोजीशन क्या था? P में था। तो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर क्या आएगा कि मेरा आ रहा है x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा पोजीशन वेक्टर कहां पे आएगा? Q पे आएगा ना। O से Q वेक्टर इक्वल टू x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये आया मेरा दूसरा पोजीशन वेक्टर। ऐसा समझ में कि नहीं? ये पहला पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा पोजीशन वेक्टर x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है? PQ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सोच जरा पहले, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशंस, फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस। आया समझ में कि नहीं? अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा तो क्या होगा? फाइनल पोजीशंस वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशंस वेक्टर। ये याद रखने का तरीका है, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस।
तो उसके लिए वेक्टर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आया समझ में? तो देखो इधर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे भाई, यही मेरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पीक्यू वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा, ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, अब देखो पीक्यू वेक्टर इक्वल टू ओक्यू वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं x2 का i कैप प्लस y2 का j कैप प्लस z2 का k कैप माइनस ओपी वेक्टर क्या है, x1 का i कैप प्लस y1 का j कैप प्लस z1 का k कैप। ऐसा समझ में? स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, हम थोड़ा इसको मिटाने जा रहे हैं। यहां से कंटिन्यू करते हैं, यहां से कंटिन्यू करते हैं, तो PQ का वेक्टर मेरा क्या आएगा, PQ का वेक्टर मेरा क्या आएगा, x2 का i कैप प्लस y2 का j कैप प्लस z2 का k कैप माइनस ऑफ x1 का i कैप माइनस y1 का j कैप माइनस z1 का k कैप। आया समझ में? अब इसको हम क्या करते हैं ना, अरेंज करते हैं, x एक्सिस का कंपोनेंट दोनों हैं, x एक्सिस का कंपोनेंट को पास लेते हैं, y एक्सिस का कंपोनेंट को पास लेते हैं, z एक्सिस का कंपोनेंट को पास लेते हैं। तो मेरा PQ वेक्टर क्या बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन पे, x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप, z2 माइनस z1 का k कैप। वाह, आया समझ में कि नहीं? तो ये मेरा हुआ PQ वेक्टर, x2 माइनस x1 का i कैप, मतलब x एक्सिस का कंपोनेंट को उसके साथ ऑपरेट करो, माइनस करो, y एक्सिस का कंपोनेंट को उसके साथ माइनस करो, z एक्सिस का कंपोनेंट को उसके साथ माइनस करो। ये नहीं है कि x को y से, y को z से, नहीं, इस तरह नहीं, x को x के कंपोनेंट के साथ माइनस करोगे, y को y के कंपोनेंट के साथ एडिशन या माइनस सब्ट्रैक्शन करोगे, z को z के एक्सिस के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे। तो ये था मेरा फॉर्मूला किसके लिए ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फॉर्मूला वहां पे काम आएगा। वन, स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा कर लो, एक न्यूमेरिकल सन करते हैं, यहां से मिटा देता हूं, ये डायग्राम करके पूरा अच्छी तरह से कर लो। वन, ओके, एक क्वेश्चन दिया गया, मेरा एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे -1 -3 -9 पे है। द ऑब्जेक्ट shifts from point A to point B 2 3 -7, कुछ नहीं, पॉइंट ले लो, 2 3 -7। फाइंड इट्स पूछा गया, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा पोजीशन वेक्टर का डाउट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डाउट भी खत्म हो जाएगा। यहां से तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो पहले हमको क्या करना है ना, पहले हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए के लिए क्या आएगा, मान लीजिए ओरिजिन से है ओ ए, तो -1 -3 -9 से है, हाँ कि नहीं? क्या लिखेंगे इसको, -1 i कैप, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, माइनस i कैप, -3 मतलब प्लस दे दो, -3 j कैप, प्लस दे दो, -9 k कैप। तो ये ओ वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा ना, -i कैप -3 j कैप -9 k कैप। आया समझ में? ये हुआ मेरा ओ वेक्टर कंप्लीट। अब बी वेक्टर के साथ कैसे बनेगा, 2 3 -7, 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस -7 k कैप। आया समझ में? तो ये क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3 j कैप -7 k कैप। आया समझ में कि नहीं? ये आएगा मेरा ओबी का वेक्टर, ये आएगा मेरा ओबी का वेक्टर। आया समझ में? अरे हाँ या ना, ये मेरा क्या आएगा, ओबी का वेक्टर आएगा। अब यहाँ से पोजीशन वेक्टर कैसे निकालूं, पोजीशन वेक्टर ए से बी तक शिफ्ट हुआ है, ए से बी तक, तो इसका मतलब डायग्राम कैसे होगा भाई, ये यहाँ से ए तक गया है और यहाँ से ए से बी तक गया है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ए से बी मेरा पोजीशन वेक्टर होगा। तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, ओबी। ओबी वेक्टर इनिशियल्स कौन है, ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ओबी का वैल्यूज क्या है भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप -7 k कैप माइनस ओए वेक्टर क्या है ना, -i कैप -3j कैप -9 k कैप। आया समझ में कि नहीं हुआ? तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस 9k कैप
हुआ, आया समझ में कि नहीं? तो ए बी का वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i क्या प्लस आई क्या, क्या आ जाएगा मेरा ना 3i क्या, 3j क्या प्लस 3j क्या आ जाएगा मेरा ना 6j क्या, -7 प्लस 9 क्या आ जाएगा ना 2k क्या। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल पोजीशंस वेक्टर, दिस इज द फाइनल पोजीशंस वेक्टर, दैट इज 3i क्या प्लस 6j क्या प्लस 2k क्या। आया समझ में? ओके, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो और एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया मेरा कि एक ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट ए पे 3,-5 में था एंड इट शिफ्ट्स टू पॉइंट बी -9 to 0, -9 to 0। आया समझ में? इस तरह का दिया गया -9 to 0 आया। अरे हाँ या ना, नहीं यहाँ पे -9 to 3 लिख लो, 3 लिख लो, वाह इस तरह शिफ्ट हुआ है। तो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, पहले ए का OA का पोजीशन वेक्टर निकालो भाई, 3 - 5 मतलब यहाँ पे z एक्सिस नहीं है, कुछ नहीं है मतलब z में 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ 3i क्या प्लस ऑफ -5j क्या, कुछ नहीं है मतलब 0 के क्या। ये लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अरेंज करके बस सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ 3i क्या -5j क्या। उसी तरह बी वेक्टर में क्या होगा ना, -9i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या। आया समझ में? अब शिफ्ट होता है कहां से, ए से बी तक, ए से बी तक मूव किया तो ए से बी तक, वाह ए से बी तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइनल पोजीशंस कौन है मेरा ना ओबी है, इनिशियल पोजीशंस कौन है मेरा ना ओए है। तो ओबी क्या है मेरा ना -9i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या -3i क्या -5j क्या। सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट ओपन करके -9i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या माइनस प्लस 5j क्या हुआ। अब ये हो गया -9 -3 क्या आ जाएगा -12i क्या 2j क्या प्लस 5j क्या 7j क्या प्लस 3k क्या। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। तो ये आया ए बी वेक्टर मेरा, ये आया मेरा ए बी वेक्टर। आया समझ में? तो ये था मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वाह, तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। आज के क्लास के लिए इतना ही था। अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कुछ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ। वहां पे एक मजेदार चीज होने वाला है। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।